आज की क्लास में हम टू पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर मॉडलिंग क्या होती है और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स और जेड मैट्रिक्स जेड पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें टू पोर्ट नेटवर्क के इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है कि पोर्ट 1 की ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी और पोर्ट 2 की इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी। तो मेनली जेड पैरामीटर एनालिसिस और जेड पैरामीटर मॉडलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें सर्किट के इम्पीडेंस स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट करना होता है। ओके, और इम्पीडेंस मैट्रिक्स मॉडलिंग सबसे ज़्यादा फिल्टर डिज़ाइन और इम्पीडेंस मैचिंग में यूज की जाती है। ओके, सो इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ फिल्टर एज वेल एज इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क वी यूज Z मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि Z मैट्रिक्स में हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इन केस ऑफ Z पैरामीटर मॉडलिंग, टर्मिनल वोल्टेज V1 एंड V2 एज ए फंक्शन ऑफ टर्मिनल करंट्स I1 एंड I2। ओके, तो इन केस ऑफ Z पैरामीटर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट ऑफ द सिस्टम और रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, V1 एंड V2। और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट और एक्साइटेशन क्या हो गया, I1 एंड I2। हैंस इन केस ऑफ Z मैट्रिक्स और Z पैरामीटर मॉडलिंग ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क वी रिप्रेजेंट V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो चलिए अब देखते हैं कि V1 एंड V2 को हम कैसे रिलेट करेंगे I1 एंड I2 से। सो in case of Z parameters, we write V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Similarly, we write V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Here Z11, Z12, Z21 and Z22 ये टू पोर्ट नेटवर्क की इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, फॉर एग्जांपल Z11 को हम बोलते हैं ओपन सर्किट input impedance of port 1 when output port is open। तो चलिए अब हम इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जेड रिप्रेजेंटेशन में और टू पोर्ट नेटवर्क की जेड पैरामीटर मॉडलिंग में हम इक्विवेलेंट सर्किट जो ब्लैक बॉक्स का होता है उसको कैसे सर्किट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे पास मोसफेट होता है और जब हम उसकी मॉडलिंग करते हैं GMV मॉडल में तो हम उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली जब हम टू पोर्ट नेटवर्क को मॉडल करते हैं जेड पैरामीटर्स के टर्म्स में और Z11, Z12, Z21 और Z22 के टर्म्स में, तब हम इसको रिप्लेस करते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से। ओके, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसमें हमारे पास दो पोर्ट्स होते हैं, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, और पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। तो पोर्ट 1 में हमारे पास दो सर्किट एलिमेंट है। एक सर्किट एलिमेंट है इम्पीडेंस का जिसकी वैल्यू है Z11 जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू है Z12 इंटू I2। सिमिलरली पोर्ट 2 में हमारे पास दो सर्किट एलिमेंट है। फर्स्ट सर्किट एलिमेंट है इम्पीडेंस जो कि Z22 अमाउंट की है और जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है किससे, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू है Z21 इंटू I1। ओके, तो ये हमारा बेसिक मॉडल है Z पैरामीटर एनालिसिस का। तो जब हम एप्पल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, पहला एप्पल की शेप और दूसरा एप्पल का कलर। सिमिलरली जब भी हम जेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, फर्स्ट बेसिक इक्वेशन एंड सेकंड इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, हाउ टू फाइंड Z पैरामीटर्स। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं और इसको यूज़ करते हुए Z पैरामीटर्स के वेरियस पैरामीटर्स लाइक Z11, Z12, Z21 और Z22 को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो स्टेप 1 में हम आउटपुट पोर्ट को ओपन कर देंगे, मीन्स I2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और पोर्ट 1 के अक्रॉस करंट सोर्स ऑफ वैल्यू I1 अप्लाई करेंगे। ओके,
फिर इस सेटअप में हम वोल्टेज मीटर को यूज करते हुए टर्मिनल वोल्टेज V1 एंड V2 को मेजर कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम I2 को 0 कर देंगे और पोर्ट 2 को ओपन कर देंगे। ओके, तो इस केस में मेरा करंट I2 हो गया 0, तो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z11 I1। सो मेरी Z11 हो गई V1 डिवाइड बाय I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, और इसको ही हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस ऑफ पोर्ट 1 बोलते हैं जब पोर्ट 2 इज ओपन सर्किट होता है। ओके, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ V2 इज इक्वल टू Z21 I1, तो मेरा Z21 हो गया V2 डिवाइड बाय I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ पोर्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट 1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जब हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करा तब हमें Z पैरामीटर्स के दो पैरामीटर्स Z11 एंड Z21 मिल गए। ओके, तो चलिए अब इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रिपीट करते हैं पोर्ट 1 के लिए। मीन्स अब हम पोर्ट 1 को ओपन कर देंगे और पोर्ट 2 के अक्रॉस I2 अमाउंट का करंट सोर्स अप्लाई करेंगे और टर्मिनल वोल्टेजेस को V1 एंड V2 को मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर का यूज करते हुए। ओके, यहाँ पर हमारा I1 हो जाएगा 0, सो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z12 I2, हैंस Z12 हो गई V1 डिवाइड बाय I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ पोर्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट 2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0 और व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। ओके, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू Z22 I2। ओके, तो Z22 हो गई V2 डिवाइड बाय I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0, और Z22 को मैं बोल सकता हूँ ओपन सर्किट इम्पीडेंस ऑफ पोर्ट 2 व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। ओके, तो जस्ट बाय डूइंग पोर्ट 1 इज इक्वल टू ओपन सर्किट हमने Z पैरामीटर्स के दो पैरामीटर्स Z12 और Z22 फाइंड आउट कर लिए। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और गेट में भी इसी तरह से स्टेप 1 और स्टेप 2 के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। ओके, हाउ टू फाइंड Z पैरामीटर्स ऑफ ए गिवन सर्किट विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओनली। सपोज कीजिए आपको एक ऐसा सर्किट दिया गया है जिसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तब उस केस में हम उसकी Z मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेथड 1 में हम जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं V1 एंड V2 उसको रिलेट कर देंगे I1 एंड I2 से, और इसको रिलेट करने के लिए हमने जो बेसिक सर्किट एनालिसिस मेथड सीखे थे चैप्टर 1 में उसका यूज करेंगे। ओके, सपोज कीजिए मुझे एक टी सर्किट दिया गया है जिसमें Z1, Z2, Z3 इम्पीडेंस दी गई है। ओके, तो जब भी आपको एक सर्किट दिया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू अवर टू पोर्ट नेटवर्क साइन कन्वेंशन ऑफ I1 एंड I2 एंड V1 एंड V2 हम वोल्टेजेस को मार्क कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने गिवन सर्किट में V1, V2, I1 एंड I2 को स्पेसिफाई कर दिया है। तो मेरा पोर्ट 1 हो गया V1 के अक्रॉस और पोर्ट 2 हो गया V2 के अक्रॉस। ओके, तो अब हम मेथड ऑफ एनालिसिस का यूज करते हुए V1 एंड V2 को I1 एंड I2 के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, तो अब मुझे बताइए अगर मैं KCL लगा दूं नोड B पर तो मैं Z2 के अक्रॉस करंट बोल सकता हूं I1 प्लस I2, तो नेट इनकमिंग करंट कितना हो गया I1 प्लस I2 और यही नेट आउटगोइंग करंट होगा, हैंस करंट इन Z2 हो जाएगा I1 प्लस I2। ओके, तो चलिए अब हम KVL लिख लेते हैं इनपुट लूप में A B E F A में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z1 I1 प्लस Z2 इंटू I1 प्लस I2। ओके, अगर आपको KVL के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को रेफर कीजिए। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z1 I1 प्लस I2 इंटू Z2, और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू I1 प्लस Z2 I2। ओके, तो इनपुट लूप में जस्ट KVL लगाने से मैंने V1 को I1 एंड I2 के टर्म्स में लिख लिया। मान लेते हैं ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो अब हम
KVL लिखते हैं इन लूप CBEDC में। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ इस लूप में V2 इज इक्वल टू Z3I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू Z2। और जब मैं रीअरेंज करूँगा I1 एंड I2 के टर्म्स में तो मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू Z2I1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू I2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ओके, अभी हमने स्टडी करा कि V1 एंड V2 को हम स्टैंडर्ड Z11, Z12, Z21 और Z22 के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। अगर मैं V1 एंड V2 की इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपैरिजन करूं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारी जो Z मैट्रिक्स हो जाएगी उसमें Z11 क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, Z12 कितना हो जाएगा, Z2, Z21 कितना हो जाएगा, Z2 एंड Z22 कितना हो जाएगा, Z2 प्लस Z3। ओके, तो जस्ट बाय डूइंग मेथड ऑफ एनालिसिस टेक्निक्स वी आर एबल टू रिलेट V1 एंड V2 विद रिस्पेक्ट टू I1 एंड I2 और हमने सिंपली Z मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। ओके, ये जो मेथड है जिसमें हम V1 एंड V2 को स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक का यूज़ करते हुए रिलेट करते हैं I1 एंड I2 से, ये यूनिवर्सल मेथड है। आप किसी भी टाइप के सर्किट में, चाहे उसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो या डिपेंडेंट सोर्सेज हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर T नेटवर्क हमारी Z11 होती है Z1 प्लस Z2, Z12 होती है Z2, Z21 होती है Z2, Z22 होती है Z2 प्लस Z3। गेट में कहीं बार इस सर्किट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस Z मैट्रिक्स को याद रखना है। ओके, चलिए अब हम मेथड 2 जान लेते हैं। यूजिंग ओवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेथड हम किसी भी नेटवर्क की Z मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पर ये स्टेप तभी एप्लीकेबल है जब सर्किट में किसी भी टाइप के डिपेंडेंट एलिमेंट, डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट नहीं है। ओके, सपोज कीजिए मुझे एक लैटिक्स नेटवर्क दिया गया है और मुझे इसकी इम्पीडेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ओके, ऐसे लैटिक्स नेटवर्क को जिसमें साइड ब्रांचेस की इम्पीडेंस लाइक AB की इम्पीडेंस इज इक्वल टू DC ब्रांच की इम्पीडेंस के बराबर होती है, और जो ब्रिज इम्पीडेंस है लाइक AC ब्रांच की इम्पीडेंस इज इक्वल टू ब्रांच BD इम्पीडेंस, ऐसे लैटिक्स नेटवर्क को हम सिमिट्रिकल लैटिक्स नेटवर्क बोलते हैं। ओके, फॉर सिमिट्रिकल लैटिक्स नेटवर्क side branches impedance are equal as well as bridge branches impedance are also equal। ओके, इस सर्किट को हम रीड्रॉ भी कर सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ टू ब्रांचेस कनेक्टेड इन पैरेलल, और इस सर्किट को और सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क को हम वेटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप का यूज करते हुए सर्किट की Z मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर AD के अक्रॉस हमारा पोर्ट 1 है और ब्रांच BC के अक्रॉस हमारा पोर्ट 2 है। ओके, तो चलिए अब हम स्टेप 1 में पोर्ट 2 को ओपन सर्किट कर देते हैं और इनपुट करंट सोर्स अप्लाई करते हैं पोर्ट 1 में। ओके, तो जब हम सर्किट में पोर्ट 2 को ओपन करेंगे तो मेरा I2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है नोड B पर कोई भी करंट I2 की वजह से फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो ब्रांच PS है उसमें सेम करंट फ्लो करेगा जो कि ब्रांच QR में होगा। और कितना करंट फ्लो होगा, देखिए I1 जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो ब्रांचेस जो कि पैरेलल में कनेक्ट की गई है, PS एंड QR। PS की नेट इंपीडेंस कितनी है, Z1 प्लस Z2। QR की नेट इंपीडेंस कितनी है, Z2 प्लस Z1। हैंस ब्रांच PS और QR की नेट इंपीडेंस सेम है। तो जब इंपीडेंस सेम होती है तो करंट क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। Hence I1 is divided into I1 by 2 and I1 by 2 and flow in the branch PS. So branch PS और branch QR में I1 by 2 करंट फ्लो करेगा। ओके, नेट वोल्टेज V1 कितनी हो जाएगी, तो V1 is equal to वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच PS। तो V1 is equal to I1 by 2 multiply by Z1 plus I1 by 2 multiply by Z2. Hence V1 is equal to Z1 plus Z2 into I1 by 2। ओके, तो यहाँ पे मुझे V1 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रांच PS मिल गई। ओके, सो V1 को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ Z1 प्लस Z2 बाई 2 इंटू I1 के फॉर्म में। सो V1 डिवाइड बाई I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0 कितनी हो गई, Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई 2, और यही हमारी Z11 है। ओके, तो चलिए अब हम KVL अप्लाई करते हैं लूप CBSRC में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V2
माइनस आई टू बाई टू इंटू Z2 प्लस I1 बाई टू इंटू Z1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा V2 हो गया Z2 माइनस Z1 बाई टू इंटू I1। ओके, तो KVL को डिटेल में अप्लाई कैसे करते हैं सर्किट में, इसके लिए हमारा प्रीवियस लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 बाई I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Z21। ओके, तो हमने पोर्ट 2 को ओपन करके Z11 और Z21 को फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो हमारी Z11 हो गई Z1 प्लस Z2 बाई 2 एंड Z21 हो गई Z2 माइनस Z1 बाय। सो जस्ट बाय डूइंग पोर्ट 2 is equal to open circuit we are able to find out Z11 and Z21। चलिए इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब हम पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर देंगे और इनपुट करंट सोर्स को अप्लाई करेंगे पोर्ट 2 में। तो इस केस में हमारा I1 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए जो ब्रांच PQ है और जो ब्रांच SR है इस दोनों में I2 बाई 2 का करंट फ्लो करेगा। क्यों? देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जब मैं B2P देन P2Q एंड देन Q2C ट्रेवल करता हूँ तो ब्रांच BC में मेरे पास Z1 प्लस Z2 इम्पीडेंस मिलती है। सिमिलरली जब मैं B2S देन S2R देन R2C ट्रेवल करता हूँ तब मेरे पास नेट इम्पीडेंस मिलती है Z1 प्लस Z2। हैंस जो नोड B और C के अक्रॉस नेट इम्पीडेंस है वो Z1 प्लस Z2 है पैरेलल ब्रांच में, दो पैरेलल ब्रांच में। तो जो हमारा करंट I2 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। सो करंट इन ब्रांच PQ इज इक्वल टू करंट इन ब्रांच SR इज इक्वल टू I2 बाई 2। तो चलिए अब हम KVL लिखते हैं लूप BSRCB में। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस I2 बाई 2 Z2 माइनस I2 बाई 2 इंटू Z1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। और जब मैं V2 को रीअरेंज करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बाई 2 इंटू I2। हैंस V2 बाई I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बाय 2 और यही हमारी Z22 होगी। चलिए अब हम KVL लिखते हैं इन लूप APS DA में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस I2 बाई 2 इंटू Z1 माइनस I2 बाई 2 इंटू Z2 प्लस B1 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाई 2 इंटू I2 और मेरा V1 बाई I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बाय 2 और यही मेरी Z12 होगी। तो hence just by doing open circuit is equal to port 1 we are able to find out Z22 and Z12। ओके, तो चलिए अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो जब हमारे पास सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क था तब हमें Z मैट्रिक्स के वेरियस पैरामीटर मिल गए। Z11 इज इक्वल टू Z22 is equal to Z1 plus Z2 by 2 and Z12 is equal to Z21 is equal to Z2 minus Z1 by 2। ओके, तो सिमिलरली फॉर ए T नेटवर्क हमारी जो Z मैट्रिक्स होती है उसमें Z11 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ओके, सिमिलरली Z12 इज इक्वल टू Z21 इज इक्वल टू Z2। सिमिलरली हमारी Z22 हो जाएगी Z2 प्लस Z3। ओके, तो अगर आपको Z मैट्रिक्स में बेसिकली दो चीज़ें पता है, बेसिक इक्वेशंस एंड इक्विवेलेंट सर्किट, तब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमने दो एग्जांपल लिए इलेक्ट्रिकल लैटिस नेटवर्क का और T नेटवर्क का, इसकी Z मैट्रिक्स को आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गेट में Z पैरामीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके।